दिन पर एग्जाम में प्रॉब्लम्स आते हैं क्या? मैं कहता हूं मोस्ट निग्लेक्टेड टॉपिक अगर कोई है फाइनल में तो दैट इज कॉल्ड दिन। मैं पहले आपको बता दूं कि इस पे एग्जाम में प्रॉब्लम आते हैं क्या। तो ये देखिए आप, नवंबर 2008, मई 2008, मई 18, नवंबर 17, मई 15, मई 17, these are the exams where the questions have been asked and उनमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सरप्राइजिंग थे अबाउट द दिन। सो ऐसा नहीं है कि दिन पे क्वेश्चन नहीं आते, दिन पे बाकायदा क्वेश्चन पूछे जाते रहे थे, पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, दिन पर क्वेश्चन तो आएंगे और बहुत इजी टू क्रैक है ये दिन। मतलब इसमें कोई ज्यादा आपको ज्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज तो हैं। वी कैन नॉट एलिमिनेट ऑल द टेक्निकलिटीज, बट यस है बड़ा अच्छा टॉपिक, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट्स मूव। सेक्शन 153, 154, 155 हमारे लिए काम की हैं। 156, 157 काम की नहीं है। 158, 159 फिर काम की है। तो कुल जमा सेक्शन जो याद कर आज हमको पढ़नी है वो है सेक्शन 153, दैट इज एप्लीकेशन फॉर दिन। 154, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ दिन। 155, नो पर्सन कैन possess more than one din. Section 156 need not to be. Section 157 need not to be. Section 158 is about quoting din whenever you are putting your name as a director, and section 159 is about the penalty. कुल जमा इतनी सेक्शन है और साथ में रूल नंबर 11, 12 और 12A है जिनमें कैंसिलेशन, सरेंडर एंड ऑल बात की जाती। तो अच्छा, अपन सोचते हैं कि यार ये दिन में क्या मतलब तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस टाइप की चीज है, इंस्टीट्यूट को क्या दिक्कत है, क्यों इंस्टीट्यूट पूछेगी। पर सरप्राइजिंगली कई बार इंस्टीट्यूट जो है वो रूल्स के अंदर घुस के और रूल्स के अंदर की सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को उठा करके भी क्वेश्चन पूछ लेती है ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दिन। चलिए, सबसे पहले आता है सेक्शन 153। एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी shall make an application for allotment of din to central government in such form and in such manner and along with such fees as may be prescribed. दिन कोई 2013 एक्ट का कंसेप्ट नहीं है। दिस वॉज वेल देयर इन 1956 ऑल्सो। दिन लेकर के क्यों आए? Why you need a director identification number? Just to know that the person who is signing on behalf of the company, is he director of that company? And if he is a director of that company, signing in capacity of director, he should put his number एज अ दिन नंबर। यार आप बताओ, मैं तो 25 जगह साइन करता हूं, मेरे बच्चे की स्कूल की एप्लीकेशन पे भी साइन करता हूं, मैंने अगर कोई मकान खरीदा तो उसकी रजिस्ट्री पे भी साइन करता हूं। तो अब मैं जो साइन कर रहा हूं वो किस कैपेसिटी में कर रहा हूं? एज अ नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन आई कैन साइन ऑन एनीथिंग, पर मैं किस कैपेसिटी में साइन कर रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं कंपनी के डायरेक्टर की कैपेसिटी में साइन कर रहा हूं ना बॉस, तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कोट करना जरूरी है। ये मुझे बोला गया है
सेक्शन 158 में, तो मैं जरा पहले सेक्शन 158 बता दूं क्योंकि वो इन सबसे ज्यादा जरूरी है। एवरी पर्सन और कंपनी वाइल फर्निशिंग एनी रिटर्न or while furnishing any information or particular as required to be furnished under this act shall mention the DIN number in such return, in such information, in such particular, in case such return information or particular relate to director or contain a reference of director. हर पर्सन या कंपनी जब फर्निश करेगी किसी भी रिटर्न में, किसी भी इंफॉर्मेशन में या किसी भी पर्टिकुलर में, एज आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर दिस एक्ट शैल मेंशन द डिन इन सच रिटर्न इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर इन केस सच रिटर्न इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर रिलेट टू डायरेक्टर और कंटेन एनी रेफरेंस ऑफ एनी डायरेक्टर. सो इंपॉर्टेंट इज कि आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन 158 कह रही है. अब एक मिनट ध्यान रखना, आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है यहां पे कि सर 158 ने तो बोला है कि इस एक्ट के अंदर कोई भी रिटर्न, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पर्टिकुलर फर्निश कर रहे हैं तो डिन लिखना जरूरी है. ध्यान देना. अब एक कंपनी एक बिल्डिंग खरीद रही है, उस बिल्डिंग की रजिस्ट्री हो रही है. रजिस्ट्री में एक नाम तो सेलर का जा रहा है, दूसरा नाम कंपनी का जा रहा है. दूसरा नाम कंपनी का जा रहा है. अब पहले क्या होता था जब ये डिन विन नहीं हुआ करते थे तो कॉमन सील ऑफ द कंपनी वॉज द सिग्नेचर विच वॉज देयर बाय द कंपनी. बट अब कॉमन सील इसीलिए हटा दी गई क्योंकि कॉमन सील में किस तरीके से कॉमन सील लगी है, फोर्ज तो नहीं, मतलब किसी ने अनऑथोराइज्ड कॉमन सील तो नहीं लगा दी. कॉमन सील फोर्ज्ड भी बन सकती थी, एम्बोज होती थी. कॉमन सील तो ऐसे पन्ने पे लग के और एम्बोज हो जाती थी, तो उसमें फोर्जरी के चांसेस, गन पॉइंट पे आपने कॉमन सील लगवा ली तो कंपनी के सिग्नेचर तो हो गए एंड ऑल दैट. पर अगर किसी बंदे को आपने बाय कोर्शन सिग्नेचर करवा लिए किसी पर्टिकुलर पेपर पे, तो कम से कम वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये तो बोल सकता है कि ये साइन मुझसे कोर्शन पे कराए गए थे. बीइंग अ कंपनी वो जाके कैसे बोल सकता है कि मेरे ये साइन कोर्शन से हुए थे. कंपनी की कॉमन सील लगने के बाद कंपनी तो कोर्ट में जाके कुछ बोल ही नहीं सकती थी. देयर वाज नथिंग कि कंपनी के पास कुछ होता कि भाई जाके बोल देती कंपनी कि भाई हमारे गलत साइन है या फोर्स. दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट दैट द पर्सन शुड साइन. तो पर्सन शुड साइन, तो फिर बात आई यार पर्सन शुड साइन, तो पर्सन तो 25 जगह साइन करता है, तो उसने यहाँ पे एज अ डायरेक्टर साइन किया, ये कैसे पता चलेगा? बोले सर एज अ डायरेक्टर साइन करेगा मतलब डिन लिखेगा वहां पर, उसको एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दो. अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जैसे रजिस्ट्री, अब वो रजिस्ट्री हो रही है और उसके अंदर साइन कर रहा है कौन? एक डायरेक्टर. 3 डायरेक्टर साइन कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, उस पर 3 डायरेक्टर साइन कर, रजिस्ट्री उस पर तीनों डायरेक्टर के साइन हो रहे भैया. तो अब वो 3 डायरेक्टर जो साइन कर रहे हैं, क्या उनको डिन मेंशन करना जरूरी है? भाई साहब, कंपनीज एक्ट खुद कहती है कि कंपनी अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीदती है तो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम में होना चाहिए और कंपनी का अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स उस पे साइन करेंगे. तो ये डॉक्यूमेंट भी जो एग्जीक्यूट हो रहा है एज अ रजिस्ट्री, जिसपे कंपनी रजिस्ट्री करवा रही है, तो हो रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में. But this registry is necessitated by Companies Act also that all the investment and properties of the company should be in the company's name. तो भाई जितनी जगह पर किसी दूसरे एक्ट में भी कंपनी साइन कर रही है,
तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर ही साइन कर रही है। हाइपोथेकेशन डीड है तो, प्लेज डीड है तो, चार्ज क्रिएट हो रहा है तो, डीलिंग हो रही है तो कंपनी ही साइन कर रही है। इसलिए हर वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी के बिहाफ पे साइन होगा वो अंडर कंपनीज एक्ट ही होगा, हालांकि वो किसी दूसरे एक्ट की नेसेसिटीज के कारण कर रहे हो। अरे यार, जीएसटी इनवॉइस आप बना रहे हो तो नेसेसिटी तो जीएसटी एक्ट की है ना, कि इनवॉइस शुड बी हैव दिस प्रिंटेड एंड ऑल दैट एंड ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी एंड ऑल दैट। मान लो उस पे ही डायरेक्टर के साइन हो रहे हैं, तो सर किसी भी डॉक्यूमेंट पर जहां बंदा एज अ डायरेक्टर साइन कर रहा है, एज अ डायरेक्टर साइन कर रहा है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना जरूरी है। दिमाग के जाले साफ कर लेना कि सिर्फ आरओसी को जो फाइल कर रहे हैं वहीं पे डिन जरूरी है। दिमाग के जाले साफ कर लेना कि ये कि साहब सिर्फ आरओसी में जो रिटर्न फाइल होते हैं या इंफॉर्मेशन फाइल होती है, पर्टिकुलर फाइल होती है, उसी के अंदर डिन मेंशन करना जरूरी है। सर गलत। हर पर्सन या हर कंपनी जब फर्निश कर रही है कोई रिटर्न, information या particular as required to be furnished under this act shall mention the director identification number in such return, such information or such particular in such return information or particular relate to the director or contain any reference of director। अरे किसी भी डॉक्यूमेंट में डायरेक्टर का नाम आया या डायरेक्टर का रेफरेंस आया, बिना डिन के वो फॉर्म नहीं भराएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी हो कंपनी, तुम्हारे बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस पे डायरेक्टर ही साइन करेगा, और जब भी डायरेक्टर साइन करेगा बिना डिन के साइन नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 158 का अपना एक अलग महत्व है, दैट हर पर्सन और कंपनी, खाली पर्सन की जिम्मेदारी नहीं डिन भरना, कंपनी की भी जिम्मेदारी है। अरे 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 अरे, कंपनी ने किसी भी फॉर्म में किसी भी डायरेक्टर का रेफरेंस दिया, डिन आना जरूरी। डायरेक्टर ने अपने नाम का कहीं भी रेफरेंस दिया एज अ डायरेक्टर, डिन आना जरूरी। मैं अपने घर की प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मेरी प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो असीम त्रिवेदी, पैन नंबर लगेगा, आधार नंबर लगा दूंगा, डिन थोड़ी लगाऊंगा। डिन लगाऊंगा कब? पैन आधार के साथ डिन लगाना पड़ेगा मेरे को कब? व्हेनेवर आई एम डीलिंग फॉर द कंपनी। सो सर कान खोल के सुन लेना, कंपनीज एक्ट के डॉक्यूमेंट पे डिन मेंशन करना जरूरी है ये नहीं है। किसी भी एक्ट में कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हो ना, तो कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो तुमको कंपनीज एक्ट ने इजाजत दी है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की मेरे बॉस, तो तुम्हें डिन लगाकर ही साइन करने, काम खत्म। तो ये जाला दिमाग से बिल्कुल साफ कर लेना कि सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे डिन लगाना है जिन डॉक्यूमेंट्स को कंपनीज एक्ट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्लियर? फाइन। आओ अब आते हैं डिन पे। इससे पहले डिन की रिक्वायरमेंट कहां देखी थी बबलू? इससे पहले डिन की रिक्वायरमेंट कहां देखी थी बॉस? 152। कौन सी नैन्सी? ऐसे मत बोलो, मेरे स्टूडेंट ऐसे नहीं बोलते 152 सब सेक्शन के साथ बोलते हैं। बताओ बेटा। या 152 सबसेक्शन 3। और 152 सबसेक्शन 3 ने क्या बोला था? एग्जैक्ट वर्ड देखो उसने। चलो अपने तो पूरे डॉक्यूमेंट यहां जमे हुए ना, 152(3) में लेके जाते ना आपको। 152(3) क्या बोलती है? आ जाओ, एग्जैक्ट वर्ड्स पे आते हैं 152(3) पे।
स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कहां से आ गया यार। आपको मैं 152.3 पे क्यों लेके जा रहा हूं, इसलिए बेटा क्योंकि एग्जैक्ट वहां से भी निकलेगी कुछ चीज, ऐसे ही थोड़ी मैं घुमाता रहता हूं। या नो पर्सन shall be appointed as director of a company. Appointed as director of company unless he has been allotted DIN number, has been allotted. अंडर सेक्शन 154 और एनी अदर नंबर प्रिस्क्राइब्ड। ये इसके बारे में तो बात करेंगे बाद में, जब आएगा तब देखेंगे। अरे बहुत सारी बातें हैं अभी उस पर निकल गए तो फिर आगे का काम हो जाएगा। जब आए तो सही, भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिफाइड नंबर दे तो सही। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू हैव वन नंबर फॉर ऑल, तो वो वन नंबर फॉर ऑल जब देंगे अभी तो अपना दिन चल रहा है, मत टेंशन लो। नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड द डिन नंबर। अब साफ प्रॉब्लम होगी। आपने कहा एक कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में मैंने सोचा मैं डायरेक्टर बन जाऊं। हाँ, तो सबसे पहले मुझसे कहा जाएगा भाई डिन है, मैं नहीं है भाई, आप बन नहीं सकते डायरेक्टर, क्योंकि आपको 152.3 ने बोला कि पहले डिन लाओ फिर डायरेक्टर बनो। हैज बीन अलॉटेड, क्या आपको डिन अलॉट हो चुका है? मैंने कहा नहीं हुआ। हाँ, तो पहले आप जरा है ना डिन लेके आओ, उसके बाद। तो डिन लेने कहां जाऊं? बोले 154 में जाऊं। जी जाता हूं। वो तो ठीक है। अब एक नई कंपनी बना रहे हैं तो स्पाइस 32 फॉर्म भर रहे हैं। स्पाइस 32 फॉर्म भर रहे हैं तो साहब उस स्पाइस 32 फॉर्म में ही उन्होंने बोल दिया कि भाई कौन फर्स्ट डायरेक्टर है तुम्हारे, 3 फर्स्ट डायरेक्टर बता दो। तो हमने फर्स्ट डायरेक्टर बता दिए कि ये रहे हमारे। तो बोलते ठीक है, इन 3 को पहले हम दिन अलॉट करेंगे, उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यानी एक एक्सेप्शन है कि जब आपके पास दिन नहीं है तो भी आप एक फॉर्म भर सकते हो कंपनी का। व्हेन यू डू नॉट हैव दिन, स्टिल यू कैन फिल अ फॉर्म विच इज कॉल्ड स्पाइस 32 फॉर्म। एक डॉक्यूमेंट है अभी भी कंपनी एक्ट में जिसमें आपको डिन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिन है ही नहीं। तो बहुत क्लियर है, स्पाइस फॉर्म जब आपको आएगा तो वो आपको प्रोविजनल एक नंबर भी दे देगा। तो वो प्रोविजनल नंबर भी आपका क्या हो सकता है, ये पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा और एनी अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस सेक्शन में कम टेम्परेरी प्रोविजनल। तो पहले भी होता था कि भाई अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में डिन लेने का जाऊं तो बोले एक प्रोविजनल नंबर दे देते हैं, फिर उसको एसएमएस आ जाता था, फिर उसको परमानेंट नंबर दे देते थे। बहुत सारी प्रोसेस है, आपने को उसमें जाने की जरूरत नहीं। बट एक बात है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हो जो पहले से इनकॉर्पोरेटेड है तो आपको DIR 3 के थ्रू जाना पड़ेगा फॉर ऑब्टेनिंग द डिन। और अगर आप नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके 3 डायरेक्टरों के नंबर तो आपको स्पाइस से मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी डायरेक्टर बनाओगे आप उन सबके आपको DIR 3 फाइल करके ही मिलेंगे। तो अब हम आ रहे हैं सेक्शन 153 पे। तो मैं आपको वहां क्यों ले गया, क्योंकि वहां पे एक वर्ड लिखा था हैव बीन, और फिर उस हैव बीन का एक एक्सेप्शन भी मिला अपने को कि स्पाइस 32। So every individual intending to be appointed as a director of a company shall make an application for allotment of director identification number to central government
in such form and in such manner along with such fees as may be prescribed, कर देंगे। अब एप्लीकेशन मैं लगाऊंगा तो उसके लिए मुझको जाना पड़ेगा कहां? आई हैव टू गो टू रूल। देयर इज रूल नंबर 9। मैं आपको रूल नंबर 9 पर ही लेकर के चल रहा हूं। लेट मी टेक यू टू रूल नंबर 9। नाउ rule number 9 is let's move रूल नंबर 9 कहता है, ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। पूरे रूल याद रखने की जरूरत नहीं, इसकी समरी बनवा दूंगा, लेकिन रूल तो एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा सर, मतलब मर जाएंगे रूल नहीं पढ़ा तो। रूल नंबर 9 कहता है, every applicant who intend to be appointed as a director of an existing company shall make an application electronically in DIR 3 to central government for the allotment of director identification number along with the fees। 500 रुपए की फीस देके आप DIR 3 फाइल कर दो। ओके, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर नॉट हैविंग अप्रूव्ड डिन, जिसके पास अप्रूव्ड डिन नहीं है, the particular of maximum 3 directors shall be mentioned in form number INC 32 SPICE and DIN may be allotted to maximum 3 proposed director through form number INC 32। ओके, तो दो रास्ते हो गए डिन लेने के। पहला, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए डिन लेना है, DIR 3 फाइल करो। नई कंपनी है, नए डायरेक्टर है, आज तक डिन नहीं है, आओ जी आओ, बिल्कुल आओ। स्पाइस 32 के थ्रू हम आपको 3 लोगों के लिए क्या दे देंगे? मैक्सिमम डिन अलॉट कर देंगे। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ डिन अंडर रूल 2। ठीक है। रूल 3, जब एप्लीकेंट डाउनलोड करेगा फॉर्म नंबर DIR 3 फ्रॉम द पोर्टल और उसको फिल करेगा पर्टिकुलर सॉर्ट देयर इन, वेरीफाई एंड साइन, and after attaching the copy of following documents, scan and file the entire set of document electronically। high resolution photograph दो, proof of identity दो, proof of residence दो, board resolution proposing his appointment as director in existing company। भाई बिना बोर्ड रेजोल्यूशन के आपको डिन नहीं मिलेगा। सर मैं एक काम करूं, मैं डिन ले लेता हूं। क्यों यार, कभी जरूरत पड़ जाए किसी कंपनी में अपॉइंट होने की तो। शौकिया डिन नहीं लेते, ये कोई पासपोर्ट नहीं है कि लेके रख लो यार, कभी फॉरेन जाने का लग गया तो ये नहीं होगा भाई साहब। कितनी बड़ी बात है, देखो आप कितनी बड़ी बात है। मान लो एक क्वेश्चन ही आ गया कि एक बंदा सोच रहा है कि वो डिन ले ले, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो किन्हीं 2 या 3 कंपनियों से उसकी बात चल रही है जिसके अंदर वो क्या हो सकता है, डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, तो इस एंटीसिपेशन में वो डिन ले रहा है। बाबा तू डिन नहीं ले पाएगा, क्योंकि तेरे को बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिएगा डिन DIR 3 के लिए, और तेरे पास अगर बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी। सर इतनी शानदार बातें हैं डिन की सेक्शंस में कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं क्वेश्चन, और लोग इन डिन की सेक्शन को उड़ा देते हैं, बोले डिन में क्या है, और कितना भयंकर क्वेश्चन है बताइए। एक क्वेश्चन है, मिस्टर राज इज थिंकिंग दैट ही शुड ऑब्टेन अ डिन बिकॉज ही इज हैविंग अ नेगोशिएशन विद अ कंपनी टू बिकम डायरेक्टर इन दैट कंपनी एंड दैट्स व्हाई ही वांट टू अप्लाई फॉर डिन। सर तो रेजोल्यूशन तो पास करवा लो, फिर डिन के लिए अप्लाई करना, नहीं तो डिन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड वो दे दो। DIR 3 shall be signed and submitted electronically by the applicant using his own digital signature certificate। तेरे को डिन लेना है, हाँ DSC है नहीं है तो फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तो ऑब्टेन करवाओ, फिर जाना तू डिन लेने।
ठीक है मैं डीएससी ले लेता हूं। डीएससी लेगा? हाँ। पैन है? पैन तो नहीं है। अरे पैन नहीं है तो डीएससी कैसे मिलेगा? मैं पैन ले लेता हूं। पैन लेने जाएगा? हाँ। आधार कार्ड और बाकी चीजें हैं? नहीं तो पैन कैसे मिलेगा? साली शुरुआत तो आधार कार्ड से ही होगी, फिर पैन, पैन से डीएससी, डीएससी से डिन। एक आदमी जिसके पास डीएससी नहीं है, DIR 3 भरना चाहता है, भर ही नहीं सकता भाई सब। डिजिटल सिग्नेचर चाहिए और काउंटर वेरीफाइड चाहिए कंपनी सेक्रेटरी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी और बाय मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ और सीएफओ ऑफ अ कंपनी इन एन एप्लीकेंट intended to be appointed as the director in existing company। सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन आएगा। मिस्टर एक्स वाई लिमिटेड में डायरेक्टर बनना चाहते हैं। मिस्टर एक्स वाई लिमिटेड में डायरेक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने DIR 3 भर लिया है, डिजिटली साइन करके उसे अपलोड करना चाहते हैं। काउंटर साइन किससे करवाएं? उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से या किसी भी कंपनी सेक्रेटरी से? उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से कि किसी भी कंपनी सेक्रेटरी से? बाबा बता तो दो। उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से, किसी भी कंपनी सेक्रेटरी से मत करवा लेना। उस कंपनी के उस कंपनी सेक्रेटरी से जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। एडवाइजर कंपनी सेक्रेटरी नहीं चाहिए। अच्छा चलो उस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, कोई बात नहीं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर से करवा लो डिजिटली काउंटर वेरीफाई। डायरेक्टर से करवा लो, सीईओ से करवा लो, सीएफओ से करवा लो, पर उसी कंपनी के लोगों से करवाना। तुम्हें डिन मिलेगा, डिन मिलेगा, लेकिन पहली बार डिन वही मिलेगा, उसके ही साथ मिलेगा जिस कंपनी के तुम डायरेक्टर बन रहे हो, उसके पर्सपेक्टिव में डिन मिलेगा। हाँ, उसके बाद तुम कंपनी छोड़ देते हो तो डिन नहीं छूटेगा, डिन तुम्हारे साथ रहेगा, बट ये डिन तुम्हें मिलेगा किसी कंपनी का डायरेक्टर बन के ही। मतलब डायरेक्टर डिन बनेगा कंपनी के साथ, फिर तुम कंपनी से अलग हो जाओगे तो डिन तुम्हारे साथ चलता रहेगा। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना। डिन बनेगा तो कंपनी के वेरिफिकेशन से ही बनेगा। जब तक कंपनी वेरीफाई नहीं करेगी तब तक तुम्हारा डिन ही नहीं बनेगा। सिंपल। अब कई लोग होते हैं जिनका लास्ट नेम ही नहीं होता है। दिनेश कुमार। क्या दिनेश कुमार? क्या सर मेरा तो सरनेम ही नहीं है, हमारे यहां सरनेम रखते ही नहीं। हो तो ठीक है, तुम्हारे फादर का नाम लगा लो, डिक्लेरेशन दे दो फॉर्म नंबर 3A में। आओ ठीक है। अभी तो बहुत सारी बातें आती हैं। एक ऑर्फन है, उसके फादर ही नहीं, उसको अपना नाम मालूम बस दिनेश, न कुमार न कोई अग्रवाल की सक्सेना क्या मालूम। पिताजी का रख ले, पिताजी मालूम हो तो रख दू। तो ऐसे लोगों का क्या करेंगे? कुछ नहीं है कि स्पेशल डिक्लेरेशन देके हो जाएगा काम। ओके। अब ये रूल नंबर 10 है, इंटीमेशन ऑफ डिन अपने को करना ही नहीं है। वी नीड नॉट टू गो फॉर दैट। अब ये था आपका क्या, आपको डिन को अप्लाई करना है तो कैसे करोगे? तो सेक्शन 153 आई कि आप डिन के लिए अप्लाई करो। सेक्शन 154, सेंट्रल गवर्नमेंट within 1 month from the receipt of application under section 153 allot a DIN identification number to an applicant in such manner as may be prescribed। उठा के फिर रूल दे दिया एक।
सेक्शन 154 के साथ एक रूल और है, और ये लोग इसके रूल को छोड़ देते हैं। भले इसमें क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करेगी एप्लीकेशन और इंस्टीट्यूट इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है किसी एग्जाम में, फिर हाहाकार मच जाता है, बोले डीन पे कैसे टफ क्वेश्चन पूछ, तो पढ़ ही लो ना एक बार ताकि कुछ टफ ना लगे। आधी चीजें तो हमारे लिए टफ इसलिए होती है क्योंकि हमने टच ही नहीं की होती, जो चीजें टच ही नहीं की हो तो टफ ही रहेंगी ना। अभी एक बार मेरे साथ पढ़ लोगे तो फिर आप बोलोगे अरे इसमें क्या है, ये तो हो जाएगा। लेट्स गो टू अगेन दैट दिन, वापस चलते हैं दिन। 154 के साथ दे हैव गिवन रूल्स। रूल नंबर 10, allotment of din. On submission of form number DIR 3 on the portal and payment of the requisite amount of fees online mode, application number will be generated by the system automatically. After generation of application number, central government shall process the application received for allotment of din under sub rule 2 of rule 9, decide on the approval or rejection thereof, and communicate the same to the applicant along with din allotted in case of approval by of letter, by post or by electronically or by any other mode within a period of 1 month from the receipt of such application. ठीक है, हम उसको उसका जवाब दे देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं भाई, जवाब पहुंच जाएगा, तुम्हारा दिन अलॉट हो गया, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एग्जामिनेशन फाइंड करती है कि ऐसी एप्लीकेशन टू बी डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट, it shall give an intimation to such defect or incompleteness by placing it on the website and by email to the applicant who has filed such application, directing the applicant to rectify that such defects or incompleteness by resubmitting the application within a period of 15 days of such placing on website and email. हमने तेरे को ईमेल भेज दिया, हमने तेरी वेबसाइट पे डाल दिया, अभी तू वेबसाइट पे जो डाला हुआ है उसको अगले 15 दिन के अंदर अंदर रेक्टिफाई कर दे। जिस दिन तेरे पास मेल पहुंचा, जिस दिन हमने वेबसाइट पे नोटिफाई किया, उससे 15 दिन के अंदर अंदर तू हमें उसको करेक्ट कर दे, या जो इनकम्प्लीटनेस है उसको पूरा कर दे भाई। प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू फाइल फ्रेश एप्लीकेशन विद कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन where the defect has been rectified partially or the information given is still found to be defective. साला आपने तेरे को बोला कि तू ऐसा कर दे, तूने वो भी नहीं ढंग से किया, नहीं ढंग से किया, रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे जा फ्रेश एप्लीकेशन लेके आ। या treat and label such application as invalid in the electronic record in case of the defects are not removed within the given time. सुनिए सुनिए सुनिए, central government shall reject the application and direct the applicant to file a fresh application with complete and correct information where the defect has been rectified partially or the information given still found to be defective. Okay. Treat and label such application as invalid in electronic record in case the defects are not removed within the given time. अब हमने उसको ईमेल भेजी, भाई जरा इंफॉर्मेशन और दे, भाई जरा इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर दे, उसके कान पे जू नहीं रहेंगी, 15 दिन में उसने कुछ नहीं किया, ट्रीट और लेबल कर देंगे ऐसी एप्लीकेशन को इनवैलिड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में, काम खत्म। और इन्फॉर्म कर देंगे एप्लीकेंट को आइदर बाय वे ऑफ लेटर और बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली और इन एनी अदर मोड। इन केस रिजेक्शन और इनवैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन, the fees so paid with application will neither be refunded nor be adjusted. एक मिनट, एक हुआ रिजेक्शन और एक हुआ इनवैलिडेशन, एक हुआ रिजेक्शन और एक हुआ इनवैलिडेशन, दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना। रिजेक्शन कब हुआ? जब एप्लीकेंट को बोला कि अब तू इंफॉर्मेशन दे, उसने इंफॉर्मेशन दी लेकिन फिर वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और बोला यार फाइल फ्रेश फाइल कर। दूसरा, उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उसको इनवैलिड कर दिया। तो रिजेक्शन होगा या इनवैलिडेशन होगा, इन दोनों केसेस में बंदे की फीस फॉरफिट कर ली जाएगी।
ठीक है, कर देंगे। ऑल डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर allotted to individuals by central government before the commencement of these rules shall be deemed to have been allotted them under these rules. ठीक है, the director identification number so allotted under these rules is valid for, underline करें, lifetime of the applicant and shall not be allotted to any other person. आपका दिन आपके साथ ही जाएगा, लाइफ टाइम अलॉट हो गया है आपको दिन। हालांकि आप इस कंपनी में हो इसलिए अलॉट हुआ, लेकिन आप इस कंपनी से चले भी जाओगे तो आपका दिन आपके साथ रहेगा। योर दिन विल बी विथ यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो सब ठीक है, बाकी तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए दिया था, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि एप्लीकेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा सर, उसके बारे में हमने ये पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट 30 दिन के अंदर अंदर DIR 3 को प्रोसेस करके उसको डीन अलॉट कर देगी। उसकी एप्लीकेशन में अगर कोई डिफेक्ट हुआ तो उससे कहेंगे भाई डिफेक्ट को सुधारो, इंफॉर्मेशन कंप्लीट करो। अगर उसने इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं की, डिफेक्ट नहीं सुधारा, तो उसकी एप्लीकेशन को इनवैलिड कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, no individual who has already been allotted a DIN under section 154 shall apply for, shall obtain, shall possess another DIN number। बहुत सीधी लगती है सेक्शन, एक लाइन में बोल देते हैं इसको, A person should not have more than one DIN। सर आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप ये नहीं बोल सकते वन पर्सन शुड नॉट हैव मोर देन वन DIN। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहां पे। ना तो दूसरे DIN के लिए अप्लाई करना, ना दूसरा DIN ऑब्टेन करना, और ना ही दूसरा DIN पजेस करना। अप्लाई तो करना ही मत, ऑब्टेन या पजेस भी मत करना। इसका क्या मतलब? अरे यार उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मैंने एक एप्लीकेशन भेजी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, मैंने फ्रेश एप्लीकेशन भेजी, मैंने जब फ्रेश एप्लीकेशन भेजी थोड़े दिन बाद पता चला कि वो 2 DIN अलॉट होके आ गए मेरे को। अब मेरे पास 2 DIN अलॉट होके आ गए तो मैंने कहा अब क्या करूं? रखो यार 2 DIN रखो, 2 DIN मत रखना, पजेस मत करना अपने पास 2 DIN, सरेंडर कर देना उसमें से एक कि भैया ये आपने 2 अलॉट कर दिए, ये एक सरेंडर कर रहा हूं आपको वापस। No individual who has already been allotted a DIN number under 154 shall apply for, shall obtain, or shall possess another director identification। अरे मेरे पास तो DIN है ही, एक दिन में देख रहा हूं मेरे पास एक और DIN आ गया। अरे ये कहां से आ गया? मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई, सर्वर के अंदर एक DIN और आ गया। तो आप पजेस मत करो, गलती से भी आ जाए तो भी वापस करो। मेरी गलती थोड़ी थी, मेरे पास 2 DIN थोड़ी थे, मैंने 2 DIN के लिए अप्लाई थोड़ी किया, इन्होंने दे दिया, मैं क्या करूं? सरेंडर कर जाके, गलती से भी आ गया है तो वापस करके आ। मैंने अप्लाई थोड़ी किया, तूने अप्लाई नहीं किया, मैंने ऑब्टेन थोड़ी किया, तूने ऑब्टेन नहीं किया, पर तूने पजेस तो किए ना 2। अरे मैं क्या करूं यार, उन्होंने भेज दिए, वापस करके सरेंडर कर।
बोलो उनको डिफेक्टिवली डुप्लीकेट इश्यू हो गया, सर ले जाओ वापस। अरे मेरा नाम भी असीम त्रिवेदी, एक का नाम और असीम त्रिवेदी, एक का नाम और असीम त्रिवेदी, दोनों तीनों की एप्लीकेशन एक साथ पहुंच गई, प्रोसेसिंग में हो गई कुछ गड़बड़। अब गौरव शर्मा कितने होते हैं? ढेर होते हैं, और ढेर गौरव शर्मा में से एप्लीकेशन में हो गई इधर उधर उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग में, सॉर्टिंग वॉल्टिंग। आ गए 2 दिन गौरव शर्मा जी के बाद। अब गौरव शर्मा जी क्या करेंगे? बोले रख लो, क्या है, 2 आए तो 2 ही सही, वापस कर, तेरे पास दिन आ जाए तो। अभी पढ़ाऊंगा सरेंडर ऑफ दिन। नो इंडिविजुअल हु हैज ऑलरेडी बीन अलॉटेड ए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर फॉर्म 54 न तो अप्लाई करना, न ऑब्टेन करना, न पजेस करना अनदर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दूसरा दिन लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे दिन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा दिन पजेस भी करने की जरूरत नहीं। सो सिंपल। ओके, 158 तो हमने पढ़ी ली कि हर पर्सन और हर कंपनी जब फर्निश कर रही है रिटर्न उसमें दिन देना पड़ेगा, वो भी हो गया। पेनल्टी क्या लगेगी 159 की, वो भी देख लेते हैं। यहां लिखना अपन भूल गए कि ये सेक्शन 159 है। इफ एनी इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ 152 एप्लीकेशन, 155 नो टू दिन, 156 वो तो इंटीमेशन की थी। Such individual or director of the company shall be liable to a penalty which may extend to 50,000 rupees, and where a default is continuing one, with further penalty which may extend to 500 rupees or for each day after first during which such default continues. कोई इंडिविजुअल या कोई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिफॉल्ट कर देता है इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 और सेक्शन ऑफ 155 एंड सेक्शन 156। सेक्शन 152 क्यों लेके आए यहां पे? $152 लाने की क्या जरूरत थी? 152 तो है दिन वाला प्रोविजन 152(3), सेक्शन 155 and 156। Such individual or director of the company shall be liable for a penalty which may be extended to 50,000 rupees, and where a default is continuing one, with further penalty which may be extended to 500 rupees for each day after the first during which such default continues। पेनल्टी लगेगी, किसको लगेगी? इंडिविजुअल को, डायरेक्टर को, कि कंपनी को? ये कंपनी को नहीं लग रही, ये इंडिविजुअल और डायरेक्टर को लग रही है। 156 157 नहीं करना बेटा। अब अपने को न इंटीमेट करना पड़ता है कि मेरे को दिन मिल गया है कंपनी को, न कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है कि हमारे डायरेक्टर को दिन आ गया है आरओसी को। तो 157 56 और 157 करने का कोई मतलब ही नहीं, काट दो उनको। दोनों नकली सेक्शन है, काम की क्या है वो पढ़ के देख लो एक बार, आपको पता चल जाएगा। अब तो पूरी प्रोसेस ही चेंज हो गई ना। DIR3 कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही दे रही है और उसी कंपनी के रिस्पेक्ट में दे रही है। वही कंपनी बोल रही है हाँ भैया हमको मिल गया, तो क्या कहा, एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो क्या कि तुमने डीन इश्यू किया तो हमको मिल गया। पहले जब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नहीं था सिस्टम, तब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो 156 157 का अब कोई मीनिंग नहीं है। डिफॉल्ट कंपनी को होगा। लेकिन अब आता है सर जबरदस्त क्वेश्चन, सरेंडर, कैंसिलेशन, डीएक्टिवेशन। सर ये 3 शब्द अपने आप में बहुत बड़े हैं।
cancellation or surrender of DIN. Cancellation or surrender of DIN. That is rule number 11. Central government or regional director, Northern Region, Noida, or any officer authorized by the regional director may, upon being satisfied on verification of particular or documentary proof attached with the application received, along with fees specified in Companies Act from any person, cancel or deactivate the DIN. कैंसिल भी कर सकता है, डीएक्टिवेट भी कर सकता है डिन को. कब? अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच विद द एप्लीकेशन रिसीव्ड that the DIN is found to be duplicated in respect of the same person, provided the data related to both the DIN shall be merged with the validly retained number. अगर 2 दिन आ गए तो आप अप्लाई करो कि सर मेरे को 2 दिन अलॉट हो गए, प्लीज आई एम सरेंडरिंग दिस DIN, प्लीज कैंसिल इट. बंदा उसको कैंसिल कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा DIN को. दूसरा, अगर DIN एक रॉन्गफुल मैनर में या फ्रॉड्यूलेंट मैनर में ऑब्टेन किया गया था तो DIN को कैंसल या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. अब बात आती है कि रॉन्गफुल मैनर क्या होता है. जो डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड नहीं थे या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट थे, जो आपने सप्रेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन की बेसिस पर आपने अगर DIN ले लिया तो उसे कहा जाता है रॉन्गफुल मैनर. और फ्रॉड्यूलेंट मैनर का मतलब DIN इज ऑब्टेन विद इंटेंट टू डिसीव एनी अदर पर्सन और एनी अथॉरिटी इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट. झूठे नाम से DIN ले लिया, झूठी आइडेंटिटी बना करके DIN ले लिया, या आइडेंटिटी में कुछ छुपा कर DIN ले लिया, तो रॉन्गफुल मैनर और फ्रॉडुलेंट मैनर में अगर आप DIN लोगे तो आप गए. वो DIN कैंसिल होगा, डीएक्टिवेट होगा. अगर कंसर्न्ड इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो DIN एक्टिवेट होगा. कंसर्न्ड इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो DIN एक्टिवेट होगा. कंसर्न्ड इंडिविजुअल एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो जाता है तो DIN डीएक्टिवेट होगा. प्रोवाइडेड दैट बिफोर कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ DIN परसुएंट टू क्लॉज बी DIN वॉज ऑब्टेन इन रॉन्गफुल मैनर, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सामने वाले को दी जाएगी. लेकिन डेथ होने पर, अनसॉल्वेंट का होने पर, इंसॉल्वेंट होने पर, बट ऑब्वियस है कि किसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड क्या देंगे, किसी पगले को क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड देंगे. भाई साहब पागल हो गए, आपका DIN कैंसिल कर रहे हैं, एक बार आपको आके कुछ कहना है वो और पगले सर की 4 बातें करके जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं. बहुत सिंपल है. ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म DIR 5 by DIN holder to surrender his DIN or her DIN along with declaration that he has never been appointed as director in any company and the said DIN has never been used for filing of any document within any authority, the central government may deactivate such DIN. अब ऐसा संभव नहीं है, पुराने एक्ट में संभव था. अब तो तुम डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहे हो, जिस कंपनी के उसका रेजोल्यूशन लग रहा हो तो होगा ही होगा. बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि रेजोल्यूशन पास हुआ, आपको डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए बोला गया, आपने उस रेजोल्यूशन की कॉपी ली, आपने उठा के ROC को भेजी, वहां से आपने DIN ले लिया. DIN लेने के बाद कुछ डिस्प्यूट हो गया और आप डायरेक्टर बन ही नहीं पाए. आप डायरेक्टर बन ही नहीं पाए. उसके बाद आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बने ही नहीं और किसी कंपनी में अपने डायरेक्टर नाम पे सिग्नेचर किया ही नहीं.
तो आप तो कोरे के कोरे डिन होल्डर हो, जिसने उस डिन के साथ एक साइन भी नहीं किया है कहीं। तो DIR 5 में एक एप्लीकेशन दे दो कि मैं अपना डिन सरेंडर करना चाहता हूं, डिक्लेरेशन के साथ कि ये डिन मैंने कभी यूज ही नहीं किया क्योंकि मैं कभी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं हो पाया, हैज नेवर बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी and the said din has never been used for filing of any document with any authority, the central government may deactivate such din। तब जाकर वो deactivate हो जाएगा din, provided that before deactivation of din in such case central government shall verify e-records। सेंट्रल गवर्नमेंट e-record वेरीफाई करेगी कि इसने साले ने कहीं सिग्नेचर करके काम तो नहीं किया था। अब यहां से बात निकल कर आती कि मैं एक कंपनी में डायरेक्टर बना जरूर था, बना था मैं डायरेक्टर, 1 महीने के अंदर मैंने रिजाइन कर दिया, एक डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया है मेरे डिन के साथ। क्या मैं अपना डिन सरेंडर कर सकता हूं? वो जवाब दो, तुमसे कुछ पूछा मैंने। मैं एक कंपनी में डायरेक्टर बन के गया जरूर था, 1 महीने के अंदर रिजाइन करके मैं गया हूं। मुझे डिन सरेंडर करना है, मैं कर दूं क्या डिन सरेंडर? कैन आई सरेंडर माई डिन? वो भाई लोग, मैं जवाब मांग रहा हूं आपसे। ना, आप डायरेक्टर अपॉइंट हो गए ना, एक बार e-records में आपका डिन चढ़ गया ना, बस खत्म। उसके बाद आप डिन सरेंडर ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं आपके पास सरेंडर करने की। तो साला अगर हमारे पास डिन आ गया एक बार और हम कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, बात खत्म सर। अब लाइफ टाइम आपके साथ डिन चिपका हुआ है, मरोगे, पगलाओगे, इंसॉल्वेंट होगे, तो ही निजात मिलेगी डिन से, यूं नहीं मिल पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1 मिनट, कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन, अब इन तीनों बातों पे ध्यान देना जरूरी है। सुनना, एक बंदे का डिन कैंसल या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा अगर डुप्लीकेट आ गया, अगर रॉन्गफुल मैनर में या फ्रॉडुलेंट मैनर में आ गया, या डेथ हो गई, या बंदा डिक्लेयर्ड ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, या एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट हो गया। ओके, इस रॉन्गफुल मैनर के अंदर मैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दूंगा, उसके अलावा मैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं देने वाला किसी को, सीधे कैंसल या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ओके, DIR 5 में आप डिन होल्डर हो, सरेंडर करना चाहते हो डिन, तो डिक्लेरेशन दो, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके डिन को क्या कर देगी? डीएक्टिवेट कर देगी ऐसे डिन को। ओके, प्रोवाइडेड दैट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिन इन सच केस e-records वेरीफाई होगा। Cancel or deactivate the DIN. Here also the deactivate the DIN. But surrender of DIN will be done by the DIN holder. That is very important. ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर ऑथोराइज बाय रीजनल वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर
or documentary proof attached with the application received along with the fee specified in company's registration of from any person. आपने मेरे को एप्लीकेशन दी, मैं आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई कर रहा हूं, मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा हूं, मैं अपने ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा हूं, या आपने एप्लीकेशन दी तो हम ये कैंसिल और डीएक्टिवेशन करेंगे. बट आप एप्लीकेशन कब दोगे? एप्लीकेशन आप सिर्फ तब दोगे जब आपके डुप्लीकेट दिन आ गया, या एप्लीकेशन आप तब दोगे जब आपको सरेंडर करना होगा दिन. इन दो केस में एप्लीकेशन दोगे, बाकी केस में तो अथॉरिटी खुद अपने रिकॉर्ड चेक करके करेगी. ठीक है. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट shall deactivate the director identification number of an individual who does not intimate his particular in e-form DIR3 KYC for the web service DIR3 KYC web as the case may be within stipulated time in accordance with Rule 12A. The deactivated DIN shall be reactivated only after e-form DIR3 KYC or the web service DIR3 KYC web as the case may be is filed along with the fees prescribed under company's registration office and fees rules 2014. ये DIR3 KYC क्या है? कितना हल्ला मचा था ऑफिस में, DIR KYC कराओ, KYC कराओ, KYC कराओ. क्यों? रूल 12 आया था. रूल 12 ने क्या बोला था? डायरेक्टर KYC. Every individual who holds a director identification number as on 31st March of a financial year as per these rules shall submit e-form DIR KYC for the said financial year to the central government on or before September of the immediate next financial year. तीस सितंबर के पहले पहले आपको अपना DIR KYC करवाना पड़ेगा. क्या ये DIR KYC हर बार कराना पड़ेगा, या ये DIR KYC सिर्फ एक ही बार होगा? जल्दी बताएं मुझको. DIR KYC एक ही बार कराना है या हर साल करवाना पड़ेगा? आ रहा है? जवाब दो ना यार. Every individual who holds a director identification number as on 31st March of the financial year as per these rules shall submit e-form DIR3 KYC for the said financial year to the central government on or before 30th September immediately next financial year. करना ही पड़ेगा. अपडेशन होते हैं KYC के, वेरी इंपॉर्टेंट. कभी मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, कभी ईमेल एड्रेस चेंज हो जाता है, करवाते रहो. दैट इज देयर. आओ जी आओ, अपन क्वेश्चन पे चले. Mr. X applied to central government for allotment of director identification number. What are the obligation of Mr. X and company in which he is appointed as a director after DIN is allotted to him under the Companies Act 2013 and rule made thereunder? ये 2007 में जो रूल आया था उसके लिए था, जो सेक्शन 156 थी, तो ये अब काम की नहीं रही. What do you understand by the term DIN? Describe the procedure to obtain the same as enumerated under Companies Act. Read with the relevant rules. लिख देंगे. What is director identification number? Mr. Mohan is newly appointed director of RST Limited. Applied for DIN.
advise him about the document to be submitted for the purpose of DIN. क्वेश्चन ही डिफेक्टिव आया. मिस्टर मोहन, न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ RST लिमिटेड अप्लाइड फॉर DIN. क्वेश्चन ही डिफेक्टिव था, इसका आंसर ही डिफेक्टिव था. भाई मिस्टर मोहन न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर कैसे हो गया बिना DIN लिए? तो आपको वहां लिखना था कि उसे प्रपोज डायरेक्टर होना चाहिए, अपॉइंटेड डायरेक्टर नहीं है. और अगर उसने बिना DIN की अपॉइंटमेंट ले लिया है तो सेक्शन 152 का ही वायलेशन हो गया है और कंपनी इज इन अ मेस. मिस्टर विनय applied for the first time for the allotment of director identification number on 1st November 2016 as he is planning to incorporate a private limited company in form number DIR 3 under Companies Act 2013. लिख के मत आ जाना वहां पे कि अरे नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो स्पाइस के थ्रू चला जा, DIN के थ्रू क्यों जा रहा है? अरे DIN 3 के DIR 3 के थ्रू डालने में कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे भाई. हाँ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो आपको स्पाइस के थ्रू जाना पड़ेगा. अरे आप DIR 3 के थ्रू जाओ, कौन दिक्कत दे रहा है आपको? द स्टेटस ऑफ हिज DIN एप्लीकेशन प्रेजेंटली शोइंग एज पुट अंडर रीसबमिशन. ले बेटा, he seeks your guidance as whether the application has been rejected and he is required to obtain a fresh DIN advice. क्या कहते हो बताओ? नवंबर 17 में हो आप, एग्जाम में बैठे हुए हो, इतना पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है. हो पुट अंडर रीसबमिशन मीन्स व्हाट? रीसबमिट मीन्स व्हाट? वो बोल रहा है रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रेश DIN. क्या करना, क्या मतलब? वेदर हिज एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड. क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और क्या उसे फ्रेश DIN लेना पड़ेगा? नहीं, रीसबमिट तो कर देंगे मैडम, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो वहां दिख ही रहा है कि रीसबमिट करना है. बट रीसबमिट को क्या कहेंगे? फ्रेश एप्लीकेशन कहेंगे या करेक्टेड एप्लीकेशन कहेंगे? भाई लोगों, नवंबर 17 ही है, ये मेरे जमाने का क्वेश्चन नहीं है जो तुम ये सोचो अरे ये आप थोड़ी आते हैं. ये रीसबमिशन, अब अगर आपने वो रूल ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी आंसर नहीं दे सकते हो इसका. फिर बोलते पेपर टफ है, पेपर टफ. भगवान इन बच्चों से बचाए. ये बच्चे मेरे जो हैं भयंकर हैं, भयंकर. क्या बोलो ना, क्या करना है? नैन्सी कह रही है करेक्टेड रीसबमिट करना है और हमारा भाई बोल रहा है एक कि नहीं सर फ्रेश एप्लीकेशन देनी है उसको. तुम्हें बता दो यार पूरा एक साथ क्या करना है तुमको. आओ. If the DIN application is put under resubmission, for example, due following reason, you can submit the additional document for rectifying your DIN application within a period of 15 days from the date on which it is marked as resubmission. So it is resubmission. Fresh नहीं देनी है. It is resubmission. DIN will be approved. वो 15 दिन वाला काम होगा. Is that clear? तो अब देखो आप कि कहां जाके निपटाते हैं वो आप. जब रीसबमिशन लिखा है तो उसकी एप्लीकेशन को
रीसबमिट करना है मतलब उसमें कुछ करेक्शन करना है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी है और रीसबमिट करना है। अब आप बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। Some changes in the particular of director who has already obtained a director identification number have to be taken place. Now the director want to incorporate the changes in his DIN, the database maintained by central government. In this regard, describe the procedure to be followed by the director. उसके बाद है Surya, a director of New Age Limited holding director identification, want to make certain changes in the particular of DIN. What procedures should he follow for such DIN? DIN के आने के बाद चेंज अगर मुझे करना है तो मुझे रूल 12 में जाना पड़ेगा। मैं रूल 12 भी यहीं पढ़ा देता हूं ताकि आपकी काम खत्म ही हो जाए। DIR 6 फाइल करना पड़ता है रूल 12 में। Every individual who have been allotted DIN shall, in the event of any change in his particular stated in Form DIR 3, intimate such change to central government within a period of 30 days of such change. एक बात बताऊं तुमको, बहुत कॉमन सी बात है। कोई सा भी DIR उठा लो, 30 दिन है सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो रीसबमिशन है वो 15 दिन का है, बस खत्म। रीसबमिशन 15 दिन का है, बाकी सब दूर 30 सारा ही 30 है, 30। चेंज कराना है 30 दिन के अंदर करवा लो। DIR 6 फॉलो कर दो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो DIR 6 की, फाइल करो रेलेवेंट चेंजेस, वेरीफाई करो फॉर्म, ड्यूली स्कैन कॉपी डाल दो, डिजिटली साइन करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। देखो 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 चेंजेस में उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से काम नहीं चल रहा है, DIR लेने में चल रहा था, यहाँ किसी से भी करवा लेना, ध्यान रखना। फॉर्म DIR 6 भरो, सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी, काम खत्म। DIN मिनिस्ट्री अलॉट कर देगी आपको, DIN तो अलॉटेड है ही, अपडेशन कर दिया जाएगा। इंटीमेट कर देगा कौन? द इंडिविजुअल शैल ऑल्सो इंटीमेट द चेंजेस इन हिज पर्टिकुलर टू द कंपनी और कंपनीज विद इन हिज डायरेक्टर विद इन 15 डेज। यहाँ 15 डेज है जब आपको इंटीमेट करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पढ़ के रख लेना, चेंजेस इन वाला। बाकी तो DIN में और कुछ आता नहीं। दिस इज ऑल अबाउट DIN, नॉट मोर देन दैट। इससे ज्यादा DIN में पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे तो KYC जब आप अपडेट करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज आ ही जाएंगे, तो मेरा ख्याल है DIR 6 का भी जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाएगा। बट इन बिटवीन अगर कुछ हो रहा है तो क्या करेंगे, अपन वेट थोड़ी करेंगे KYC का। नाउ इंपॉर्टेंट इज कि क्या हमें DIR KYC required for each year? क्या DIR KYC हर साल करवानी पड़ेगी? इंपॉर्टेंट यह है सर कि DIR DIN होल्डर्स पे एक FAQ पूछा था, और ये FAQ का जवाब भी आया था, मैं उस पर लेके जाऊं। नाउ द DIN FAQ इज क्लैरिफिकेशन जो दिया था, ये क्लैरिफिकेशन है रूल 12 पे, तो अपन पढ़ ही लेते हैं ताकि और भी थोड़ा बहुत भी दूध हो तो वो छट जाए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। Every individual who has been allotted a director identification number as on 31st March of the financial year as per these rules submit e-form DIR, provided that every individual who has already been allotted director identification number उसको e करना था। अब DIR 3 KYC e-form presently available on the portal does not cater for following: filing it on annual basis and filing in respect of DIN allotted post 31st March 18. It presently caters only those individuals who were allotted the DINs on 31st March 18 and whose DINs have been marked as deactivated due to non-filing of DIR 3 KYC. Stakeholder may please note that DIN holder are required to file DIR KYC form every year so that they have been aware of confirm and data information as available on MCA 21 system.
With the objective of making the form more user-friendly, the form is presently being modified to enable the pre-filing of data information so that the annual filing can be done by DIN holders in a simple and user-friendly manner. वो तो चलेगा ही चलेगा. The revised form which will be shortly deployed and all that, ये अभी चल ही रहा है. So that is KYC is maintained and you have to file it. तो you don't worry about that कि क्या होगा क्या नहीं होगा. अभी तो खुद ही वो DIR KYC में ही प्रॉब्लम है. अभी चल रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं चीजों को, MCA ने कर रहा है. बट यस, इट इज रिक्वायर्ड कि आपको हर 30 सितंबर के पहले DIR KYC करके भेजनी, तो कर देंगे. चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट DIR. आगे बढ़ेंगे अब कल से चालू करेंगे क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द डायरेक्टर, जो अपने आप में ये पूरा वीक अब जो बचा है उसी में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है. आप देखो ना, अभी तक अपन कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 46-47 क्वेश्चन तो अभी तक हो चुके हैं, 46. तो अब मान के चलिए कि 60-65 क्वेश्चन तक तो अपन क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन में पहुंच जाएंगे, और ये चैप्टर खत्म करते करते हम 75 क्वेश्चन तो खत्म कर लेंगे ओनली ऑफ दिस चैप्टर. सारे उठा लिए क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे. चलो, तो बाकी की बातें करते हैं